नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र पांडे एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल उत्कृष्ट एकेडमी के पेड प्रोग्राम में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेस्ट 2 का सॉल्यूशन थ्रू वीडियो की सहायता से। और हम उम्मीद करते हैं कि पहला वाला जो सॉल्यूशन था वो आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था, बताया भी है। कुछ लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं उनको निरंतर देख रहा हूँ कौन से लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। एक दो और वीडियो हो जाए उसके बाद आप लोगों से बात करूँगा कि समस्या कहाँ पर है, आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा या क्या बात है। वैसे भी आप लोगों को इस चीज़ की आज़ादी है कि आप अपनी समस्या को जो व्हाट्सएप का नंबर है संस्थान का, उस पर आप अपनी समस्या बता सकते हैं। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सीरीज को। और पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है, बेटा देखिए लिखा कि विकास के संदर्भ में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं। पहले तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि नहीं पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि सीटेट का नया ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये नहीं लिखा होता है और बेसिकली हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए प्रयास हमने ये किया है कि नहीं वाले क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए, आपको बताया जाए कि सीटेट के जब पेपर होते हैं तो ऐसे नहीं लिख करके पूछ लिया जाता है और आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। नहीं पर नहीं ध्यान दे पाते, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पर आपको फोकस करना है कि सत्य नहीं, यानी कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से 3 सही है, एक कोई सही नहीं है। चलिए देखते हैं कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आज लेते हैं आज का पहला विकल्प जो है। पहला विकल्प ये कहा कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है कहाँ से स्टार्ट होती है, ये जन्म के पहले से। नोट कर लीजिएगा, कल भी बताया आज भी बता रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया जन्म के पहले से आरंभ होती है और कहाँ तक चलती है, तो बेटा जीवन पर्यंत चलती है। कहाँ तक चलती है? जीवन पर्यंत। कहते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया जन्म के पहले से आरंभ होकर के और जीवन पर्यंत चलती है, उस विकास की प्रक्रिया के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, है ना। इसका मतलब कि विभिन्न अवस्थाओं में पढ़ते हैं, जैसे हम शैशवावस्था देखें, बाल्यावस्था देखें, किशोरावस्था देखें, तो उस प्रत्येक अवस्था में विकास के अपने खतरे होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि विकास के अपने खतरे होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए इस क्वेश्चन के संदर्भ में अभी नहीं सही होगा क्योंकि आपको गलत वाला चूज करना था। आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाले विकल्प को लेते हैं। दूसरा विकल्प का विकास उकसावे या बढ़ावा देने से नहीं होता है। समझिएगा इस बात को, क्या कह रहा है कि विकास उकसावे या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है। अभी इसको होल्ड रखिएगा। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो इसके लिए जो हमारा फ्री वीडियो है जो आप देखेंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सीटेट से जुड़े हुए जो हमने वीडियो उपलब्ध कराए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, वहां से आप देखेंगे तो आपको विकास को प्रभावित करने वाले कारक मिल जाएंगे। इसका मतलब कि विकास के संदर्भ में सत्य कथन ए वाला भी है और सी वाला भी है। हमने कहा बी वाले को भी छोड़ के रखिए। डी वाले की बात करते हैं, क्या कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था देखेंगे। शैशवावस्था में विकास की गति सबसे तेज होती है, बाल्यावस्था में विकास की गति स्थिर हो जाती है, किशोरावस्था में विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही बहुत सारी विशेषताएं। तो इसका मतलब प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो विकास के संदर्भ में ये 3 स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लिखे गए हैं। कौन कौन से? एक तो यह कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपने खतरे हैं, ये सही है। फिर लिखा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और डी वाला कह रहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। आपको ढूंढना क्या था कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा गया है। तो देखिए बी वाला जो लिखा गया बेटा कि विकास उकसाने या बढ़ाने से नहीं होता, देखिए यहां भी नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट गलत लिखा गया है। क्या लिखा गया है? गलत लिखा गया है। क्यों गलत लिखा गया है? क्योंकि विकास को यदि आप उकसावा देंगे या बढ़ाएंगे ना तो विकास को और ज्यादा इंक्रीज होता है। जैसे देखिए जब बालक को हम बॉर्नवीटा कॉम्प्लेन पिलाते हैं तो क्या होता है कि बालक की फिजिकल ग्रोथ जो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब कि जो विकास है वो कहीं ना कहीं उकसावा देने से या बढ़ावा देने से होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि विकास जो है वो उकसाने या बढ़ाने से नहीं होता है। अगर नहीं लिखा होता, ये नहीं वाला शब्द नया प्रयोग किया गया होता, तब तो यह स्टेटमेंट भी विकास के संदर्भ में सही हो जाता। क्योंकि नहीं लगा दिया गया है इसलिए विकास के संदर्भ में क्या हो गया है, गलत हो गया है। और आपको करना क्या था, आपको गलत वाला ही ऑप्शन चूज करना था। देखिए लिखा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये वाला विकल्प आपका इस क्वेश्चन के संदर्भ में सही हो जाएगा कि विकास के संदर्भ में ये स्टेटमेंट गलत लिखा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 को। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी विकास से जुड़ा हुआ है और मैं आपको बता दूं कि सीटेट में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके आने निश्चित है।
डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स व्हिच इफेक्टिंग डेवलपमेंट, इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका बनना कंफर्म है सीटेट में। तो यहां देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से विकास का अर्थ क्या है। तो पहला क्या है कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इसका मतलब यदि आप में परिवर्तन उत्तरोत्तर दिशा में होता है तो क्या उसी को विकास कहेंगे? तो ये विकास नहीं होता है कि केवल आप इसी को कहेंगे, इसका मतलब ये गलत है। दूसरे हैं अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो देखिए जब अभिप्रेरणा शब्द का प्रयोग कर दिया गया बेटा तो ये अधिगम के संदर्भ में चला गया। कहां चला गया? अधिगम में। ये लर्निंग से जुड़ा हुआ बिंदु हो गया, इसलिए ये वाला भी आपका क्या होगा? गलत होगा। और थर्ड वाले में भी क्या लिखा गया? अभिप्रेरणा लिखा गया है। क्या है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो देखिए ये भी आपके लर्निंग से जुड़ा हुआ, इसलिए स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। अब हम बात करते हैं चौथे ऑप्शन की। जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है कि परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बिल्कुल आप पे मैच्योरिटी आती है और आपका एक्सपीरियंस बनता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, तो विकास का जो अर्थ होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए ये आप लोगों के लिए है कि जिन बिंदुओं को आप पढ़ रहे हैं उसका आप नोट्स बनाते चलें। जैसे अगर आप सोचे कि इस क्वेश्चन का नोट्स कैसे बनाएं, तो वन लाइनर में आप क्या करेंगे? एक पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे विकास का अर्थ होता है परिवर्तनों एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ये आपका एक यानी कि वन लाइनर आपका बन जाएगा जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो बेटा, थोड़ा सा ये विवादित है इसलिए भी इसको रखा गया है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहते थे इसलिए भी इसको रखा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया? खिलौनों की आयु, यानी कि जिसको टॉय एज कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉय एज कहते हैं, खिलौनों की आयु कहते हैं। अब देखिए जब खिलौनों की आयु पूछा जाए तो अगर हम सीटेट के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, कहां पे पढ़ रहे हैं बेटा? अगर हम सीटेट के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, सीटेट के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो ए वाला विकल्प सही होगा। अगर हम ये क्वेश्चन यूपी टेट के संदर्भ में पूछा जाए बेटा तब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? शैशवावस्था हो जाएगा। कारण क्या है? अंतर क्या है? देखिए सीटेट में जब हमने अवस्थाओं का विभाजन किया है तो आप देखेंगे उसको जाकर कहां पर, हमारा जो यूट्यूब चैनल उस पर जो सीटेट के लिए जो क्लासेस हैं उसमें आप देखेंगे हमने वीडियो प्रोवाइड किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जाकर देख सकते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू सीटेट, तो वहां आप देखेंगे कि जो 0 से 2 वर्ष है उसको शैशवावस्था माना गया है और 2 से लेकर के 6 वर्ष के समय को पूर्व बाल्यावस्था माना गया है। तो ध्यान दीजिए, तो 2 से 6 वर्ष जो है ना, इसी दौरान बालक खिलौनों का अधिक प्रयोग करता है, इसीलिए हम सीटेट के संदर्भ में पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहते हैं। सीटेट के संदर्भ में पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहते हैं। अगर इसी को आप देखेंगे यूपी टेट के संदर्भ में बेटा, तो हमने बताया कि यूपी टेट में जो शैशवावस्था होती है उसका समय 0 से 6 वर्ष होता है। क्या होती है? 0 से 6 वर्ष। तो इसका मतलब 0 से 6 वर्ष में खिलौने का प्रयोग करता है, तो यूपी टेट के संदर्भ में शैशवावस्था हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसी को सीटेट में पढ़ेंगे तो 2 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था माना जाता है, इसलिए कहेंगे कि सीटेट के संदर्भ में खिलौने की आयु क्या होगी? पूर्व बाल्यावस्था होगी। अगर आप राजस्थान टेट दे रहे हैं तो राजस्थान टेट में भी क्या होगा कि पूर्व बाल्यावस्था का समय 2 से 6 वर्ष का हो जाए, क्योंकि वहां भी अवस्थाओं का विभाजन इसी के अकॉर्डिंग किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर उत्तर बाल्यावस्था की बात करें, अगर आप यूपी टेट के संदर्भ में बात करते तो वो कहता कि 9 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। सीटेट के संदर्भ में देखेंगे बेटा तो 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। अब ये जो क्वेश्चन है आपका ना, ये कहां से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन आपका जुड़ा हुआ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। ठीक है, जहां की कल हमने पढ़ा था कि पियाजे बताते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं और उसमें से जो पहली अवस्था होती है उसको 0 से 2 वर्ष कहते हैं, पहली अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, देखिए मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, कल भी बताया था, आज पुनः बता दे रहा हूं। दूसरी अवस्था जो उसको 2 से 7 वर्ष कहते हैं, ये दूसरी अवस्था होगी, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। जो तीसरी अवस्था होगी उसको 7 से 11 वर्ष, ये तीसरी अवस्था है, इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और जो चौथी अवस्था होगी वह 11 वर्ष से ऊपर होती है, उसको अमूर्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर चुके होंगे कि मूर्त और अमूर्त। ठीक है, तो देखिए जो विशेषता ये बता रहा है, यानी कि भौतिक वस्तुओं के संदर्भ में। भौतिक वस्तुओं का मतलब क्या है बेटा? जो चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में है वही क्या है? भौतिक है। जैसे भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट को बनाता है ना,
यंत्र बनाता है, तो यंत्र हमेशा क्या होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। तो यही आपकी विशेषता है कि भौतिक वस्तुओं के संदर्भ में किस आवश्यक तत्व को समझने लगता है। तो जब भी भौतिक वस्तुओं की बात की जाएगी तो वह आपका आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था, और जिसका समय है 7 से 11 वर्ष। ठीक, अब देखिए विशेषता क्या क्या बता रहा है, क्या कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो देखिए चाहे पहला विकल्प का द्रव्यमान, दूसरा का द्रव्यमान और संख्या, और तीसरा केवल संख्या का है, चौथा का द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो मैं आपको बता दूं कि भौतिक वस्तुओं के संदर्भ में वो क्या क्या समझता है, वो उनका द्रव्यमान समझने लगता है, उनकी संख्या समझने लगता है, उनका क्षेत्र समझने लगता है, वस्तुओं में तुलना करने लगता है, वस्तुओं में अंतर बताने लगता है, वस्तुओं के पलटावी गुणों के विषय में उसकी जानकारी हो जाती है, वस्तुओं विचारों की विलोमीयता उसके अंदर आ जाती है, बहुत सारी इस प्रकार की चीजें उसके अंदर तीसरी अवस्था में बालक के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप तीसरी अवस्था में देख सकते हैं। कल मैंने क्वेश्चन भी यहां से जुड़ा हुआ पूछा था, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। आज जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका सही जवाब देने वाले जो भी हमारे पेड कोर्स से जुड़े हुए हैं उनका नाम भी हम अगले वीडियो में लेंगे, इसलिए आज के क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और जवाब देने का बिल्कुल उसका प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 5 कि व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन, यानी कि समायोजन को पहले समझिए। ये समायोजन होता क्या है? समायोजन का मतलब कि सामंजस्य स्थापित करना। जैसे अभी कुछ दिनों पहले बारिश हो रही थी तो ठंड पड़ रही थी, सोशल मीडिया पे बहुत सारा चल रहा था कि पता नहीं कैसा मौसम है, कि सुबह कंबल और पता चले सुबह रजाई, दोपहर में जो है तेज धूप, रात को कंबल, इस प्रकार से चल रहा था। इसका मतलब वहां आपको तीनों मौसम में क्या करना था, जो अंतर आ रहा था तापमान का, उसमें आपको क्या करना था, सामंजस्य स्थापित करना था। और जब उसको आप बेहतर ढंग से कर लेंगे कि आपको ना तो वायरल फीवर हुआ, ना ही आपको जुकाम हुआ, इस प्रकार की समस्या नहीं हुई, इसका मतलब कि आपने समायोजन बेहतर ढंग से कर लिया। तो कहते हैं व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन, परमानेंट है वो, कि एक बार अपने बन जाता है तो निरंतर चलता है। किसके साथ है? अपने पर्यावरण के साथ, बिल्कुल सही बात है, अपने जीवन के साथ, बिल्कुल सही बात है, और अपने प्रकृति के साथ, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब कि जो व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है वो किसके साथ? इन तीनों बिंदुओं के साथ अस्थायी समायोजन है। अब सुनिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, सुनिएगा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। कहते हैं कि व्यक्तित्व, व्यक्ति के, मैं डेफिनेशन आपको दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? डेफिनेशन दे रहा हूं। ये आपको बताना है किस मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन है। मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान सुनिएगा, इस बात कॉपी में नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उस व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम संयोजन स्थापित करता है। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उस व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन स्थापित करता है। आपको यह बताना कि यह डेफिनेशन पर्सनालिटी से जुड़ी हुई किसकी है, किस मनोवैज्ञानिक की है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो कल के वीडियो में आपके नाम के साथ बताएंगे कि किन लोगों ने सही जवाब दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, यानी कि भाषा विकास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मैं आगे आपको एक वीडियो दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आप भाषा विकास को समझ सकते हैं। फिलहाल शब्द भंडार की बात की गई है, तो जहां तक दूसरे वर्ष तक की बात की जाए तो दूसरे वर्ष तक जो शिशु है उसका शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्दों का भंडार उसके पास हो जाता है। दूसरे वर्ष का मतलब कि जन्म से दूसरा वर्ष, यानी कि ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, उसका शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो समझिए कि शर्म तथा गर्व जैसी जो भावना है उसका विकास कहाँ होता है? बाल्यावस्था में होता है। ये नोट कर लीजिएगा, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में होता है। शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था में बालक में स्वप्रेम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शैशवावस्था में बालक में स्वप्रेम पाया जाता है। शैशवावस्था में बालक में क्या पाई जाती है? काम प्रवृत्ति पाई जाती है। शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था में बालक में आत्म केंद्रित का होने का गुण पाया जाता है, आत्म केंद्रित होने का गुण। ये सब विशेषताएं आप नोट कर सकते हैं शैशवावस्था के संदर्भ में। अब बाल्यावस्था की हम बात करें तो बाल्यावस्था की विशेषता आपने नोट कर लिया है कि शर्म तथा गर्व जैसी विशेषता पाई जाती है। किशोरावस्था की बात की जाए तो किशोरावस्था में हमारे अंदर संघर्ष, तनाव, तूफान पाया जाता है। ट्रिपल एस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रिपल एस, स्ट्रगल, स्टॉर्म और संघर्ष, तनाव और तूफान। देखिए संघर्ष का मतलब स्ट्रगल, ठीक है, तनाव का मतलब स्ट्रेस और तूफान का मतलब स्टॉर्म, इसलिए इसको 3S वाली अवस्था कहते हैं। और ये जो 3S वाली अवस्था यानी कि एक स्टेटमेंट मिलता है कि शैशवावस्था और किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, और ये स्टैनले हॉल की है। ये डेफिनेशन किसकी है? स्टैनले हॉल की। मैं स्पष्ट लिखना चाहूंगा,
देख लीजिए आप लोग, ये स्टैनले हॉल की डेफिनेशन है कि किशोरावस्था जो है वो संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किशोरावस्था का सर्वाधिक अध्ययन किसने किया है, तो स्टैनले हॉल ने किया है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक भी है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि स्टैनले हॉल की पुस्तक का नाम क्या है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपसे पूछ रहे हैं कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है। तो पहले तो ये जानिए कि जो मैकडूगल महोदय है ना, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। किसने? मैकडूगल ने। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार किसने बताया, तो मैकडूगल ने, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग भी बताया है। इसका मतलब संवेग भी कितने बताए हैं? 14। तो आप कहेंगे कि मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 प्रकार के संवेग बताए। उन्हीं 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों और 14 प्रकार के संवेगों में से एक मूल प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है, जिज्ञासा। कौन सी? जिज्ञासा। और पूछा गया है कि इससे जुड़ा हुआ संवेग कौन सा है। तो जिज्ञासा का मतलब होता है बेटा जानने की इच्छा। क्या होता है? जानने की इच्छा। और इससे जुड़ा हुआ जो संवेग वो क्या है? आश्चर्य। यानी कि जिज्ञासा किसी वस्तु को लेकर जब जानने की इच्छा हमारे अंदर होती है तभी हमें आश्चर्य होता है। अगर जानने की इच्छा ना हो तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। अब कुछ और संवेग और मूल प्रवृत्तियां संवेग लिखे गए हैं, उनको भी स्पष्ट कर दूं। देखिए पहला विकल्प लिखा भय। तो भय नामक जो संवेग है इसकी मूल प्रवृत्ति होती है बेटा पलायन। क्या होता है? पलायन। और जो अगला लिखा गया मैं स्पष्ट क्लियर लिख दूं जिससे आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो, आप इसको नोट कीजिएगा। जो भय है, इस भय नामक संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या? पलायन। क्या है? पलायन। जो घृणा है इसकी मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब समाधान या छुटकारा पाना। निवृत्ति का मतलब क्या है? समाधान या छुटकारा पाना। यानी कि जिससे इसमें घृणा में ऐसे कीजिएगा, घृणा का मतलब जो आप किसी से नफरत करते हैं ना, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि आपके अंदर उससे छुटकारा पाने का भाव पहले से निहित होता है। अगला आश्चर्य का मैंने बता ही दिया, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है। और फिर अगला डी वाला भूख। तो भूख जो है इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है बेटा? भोजन की तलाश। क्या है? भोजन की तलाश। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ये वाला जो है आपका भूख, इसके क्या है? भोजन की तलाश। भोजन की तलाश। कभी कभी अधिक लिखने में एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं। भोजन की तलाश। ठीक है, तो ये चारों प्रकार के जो संवेग लिखे गए इनसे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्तियों की हमने चर्चा कर ली। अब सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण चीज आपको बताता हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि वाटसन एक मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी। पूछा जाता है कि वाटसन ने कितने प्रकार के संवेग बताए। तो नोट कीजिएगा, वाटसन ने 3 प्रकार के संवेग बताए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो भय बताया है, दूसरा क्रोध बताया है, और तीसरा प्रेम बताया है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। भय, क्रोध, प्रेम, ये 3 प्रकार के संवेगों की बात वाटसन ने की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो देखिए 4 बिंदु दिए गए हैं, इन चारों में से 3 बिंदु सही है, 1 बिंदु है जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें हेडिंग डालिएगा शैशवावस्था की विशेषता, और उसमें पहला लिखिए सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता। अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस अवस्था में सीखने की प्रक्रिया सबसे तेज होती है, तो आप कहेंगे शैशवावस्था में। अगर क्वेश्चन पूछता है किस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की गति सबसे तेज होती है, तो जवाब देंगे शैशवावस्था में। ठीक है, अगर पूछे किस अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, तो शैशवावस्था में। अगर पूछा जाए कि बालक किस अवस्था में अनुकरण करके सीखता है, तो शैशवावस्था में। अगर क्वेश्चन पूछे कि अनुकरण की अवस्था किसे कहते हैं, तो शैशवावस्था को। 3 बिंदुओं पे चर्चा कर ली, 1 बिंदु बच गया हमारा चौथा, कौन सा? सी वाला बच गया, चिंतन प्रक्रिया। तो बेटा देखो चिंतन प्रक्रिया जो है ना, ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। और आपसे पूछा क्या गया था? यही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो आप कहेंगे चिंतन प्रक्रिया। तो देखो बेटा चिंतन प्रक्रिया ना 2 प्रकार की हो सकती है बेसिकली, यहां मैं बता रहा हूं पियाजे के अनुसार। क्या? एक तो मूर्त के संदर्भ में और दूसरा अमूर्त के संदर्भ में। अगर मूर्त के संदर्भ में चिंतन कहेगा तब तो वह तीसरी अवस्था यानी कि बाल्यावस्था की विशेषता हो जाएगी। अगर वह अमूर्त की बात करेगा तो संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था यानी कि जो औपचारिक
स्वाभाविक संक्रियात्मक अवस्था है उसकी विशेषता हो जाएगी। फिलहाल चिंतन प्रक्रिया जो है ना ये पहले वाले में यानी कि सहस्वावस्था में नहीं पाई जाती। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है? इस बात का आपको सही जवाब देना है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। तो आप कहेंगे डेफिनेशन किसकी बेटा? ये डेफिनेशन है स्किनर की। किसकी? वीएफ स्किनर की, जिसके संदर्भ में कल हमने प्रश्न पूछा था कि स्किनर के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम पूछा था। कई लोगों ने बताया क्रिया प्रसूत सिद्धांत बताया, बिल्कुल सही बताया। कुछ लोगों ने सक्रिय अनुकूलन बताया, बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने उसको आरएस टाइप का कहा, कुछ लोगों ने केवल आर टाइप का कहा, कुछ लोगों ने नैमित्तिक अनुबंधन का, कुछ लोगों ने यांत्रिक सिद्धांत का। सभी जवाब आपके बिल्कुल सही है। अब यहीं से जुड़ा हुआ आपको, तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब सी वाला होगा। आज के लिए आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आज का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि अभिक्रमित अनुदेशन, नोट कीजिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन का जनक किसको कहते हैं? ये मैंने लिख दिया है, अभिक्रमित अनुदेशन का जनक किसको कहते हैं। इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। आज 3 प्रश्न पूछे हैं, इन तीनों प्रश्नों के सही जवाब देने वाले जो भी छात्र हैं उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, कल वाले में। इसके साथ साथ आप बता सकते हैं कि आपको हमसे और अधिक एक्सपेक्टेशन क्या है और आप क्या हमसे उम्मीद रखते हैं, उसके संदर्भ में भी आपकी समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके लिए हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर फिर से बता दे रहा हूँ, 74 588 और 24 123। इस पे आप संपर्क करके अपनी समस्या को बता सकते हैं, उस समस्या का निश्चित रूप से समाधान करने का प्रयास कीजिए। इसके साथ साथ जो भी आपके जानने वाले लोग हैं उनको आप जरूर सूचित करें कि इस कार्यक्रम से वो जुड़ें, और एक आंशिक शुल्क जो कि बिल्कुल आप 15 दिन के लिए देते हैं, केवल 200 रुपए है, 15 दिन के लिए केवल 200 रुपए है, इसको पे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक आग्रह है, कुछ लोग वीडियो के लिंक को अन्य लोगों से साझा करें। मैंने पहले ही बताया था कि हमें अपडेट मिल जाती है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ऐसा ना करें, अन्यथा की स्थिति में आपको वीडियो देना हम बंद कर देंगे, फिर आपका कोई ऑब्जेक्शन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।